अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं करण नाज। मुल्क भर से कंटोनमेंट इंतखाबात के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आ गए और हैरानकुन तौर पर तीनों बड़ी जमातें अपनी अपनी कामयाबी का दावा कर रही हैं। सुनिए ज़रा ये दावे। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 22,135 वोट लिए हैं। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने कराची के 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में से सीटें जीती। माशाल्लाह शेर ने स्वीप किया है और हम वॉल्टन से भी और लाहौर कैंटोनमेंट से भी तमाम नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। ये तो लिटमस टेस्ट है। लोग तुम्हारी नाकाम हुक्मरानी से, जुल्म से, झूठ से उकता चुके हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ सारे वर्कर्स का, और ये जीत तहरीक इंसाफ की के टिकट पे जो आपकी हुई है, आपकी अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गई है कि जो वादे आपने किए हैं इलेक्शन में वो वादे आप पूरे करेंगे। दावे सुन लिया आपने नाज़रीन। अगर तहरीके इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तीनों ही इलेक्शन जीत गई हैं तो फिर हारा कौन है, ये जानने के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगी आपको। हालिया इलेक्शन में सबसे बदतरीन परफॉर्मेंस में नंबर 1 पोजीशन हासिल की है जनाबे वाला कालेदम TLP ने, जिसने मुल्क भर से 83 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा और उनका एक भी नुमाइंदा कामयाबी हासिल नहीं कर सका। बदतरीन परफॉर्मेंस में दूसरी पोजीशन हासिल की है PSP ने, जिसने अपने 35 उम्मीदवार मैदान में उतारे जिनमें से एक भी कामयाब नहीं हो सका। अवामी रिजेक्शन में तीसरी पोजीशन हासिल की है मुस्लिम लीग काफ ने। चौथे नंबर पर हैं बोलने में सबसे माहिर ऑपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात ने 25 उम्मीदवार इलेक्शन में खड़े किए, लेकिन अवाम ने वोट ना देकर सबको बिठा दिया। कंटोनमेंट इलेक्शन 2021 में नाज़रीन मुल्क भर से दिलचस्प सूरत हाल है। तहरीक इंसाफ 219 में से 64 नशिस्तें लेकर पहली पोजीशन पर है। मुस्लिम लीग नून 59 नशिस्तों के साथ दूसरी पोजीशन पर है। तीसरा नंबर किसी सियासी जमात का नहीं बल्कि आज़ाद उम्मीदवारों का है जो 50 से ज़ायद नशिस्तों पर कामयाब हुए हैं। पीपल्स पार्टी 17 सीट्स लेकर चौथे, MQM 10 नशिस्तों के साथ पाँचवें और जमात इस्लामी 7 सीट्स लेकर छठी पोजीशन पर है। कमाल यह है कि पंजाब में उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लस के बजाय माइनस साबित हो रहे हैं, सिवाय गुजरावाला के जहां नून लीग को तहरीक इंसाफ ने शिकस्त दी है। बाकी सारे पंजाब से तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका लगा है। नून लीग पंजाब की कंटोनमेंट की सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई है। तहरीक इंसाफ पंजाब में दूसरे नंबर पर भी नहीं है, उसकी ये शर्फ आज़ाद उम्मीदवारों को हासिल हुआ है। बेशक बाद में वो आज़ाद उम्मीदवार PTI में शामिल हो जाएं, लेकिन खान साहब आपके लिए ये सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग है। सिंध की बात करती हूँ तो पीपल्स पार्टी 14 साल इक़्तिदार में रहकर भी कराची को फतह नहीं कर सकी है। कराची में 6 कंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इलेक्शन में PTI 14 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करके पहले नंबर पर रही है। पीपल्स पार्टी 11 वार्ड्स में कामयाब हुई है, जबकि जमात इस्लामी 5 सीट्स के साथ तीसरे नंबर पर रही है। कराची की पहचान समझी जाने वाली जमात नाज़रीन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान सिर्फ 3 सीट्स ले सकी है। नून लीग ने भी 3 नशिस्तें हासिल की हैं। हालिया इंतखाबात को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि कराची अब तहरीके इंसाफ का हो चुका है और MQM वसपाई का शिकार होकर हैदराबाद तक ही महदूद हो गई है। KPK में तहरीके इंसाफ बदस्तूर नंबर 1 जमात है। बलूचिस्तान में आज़ाद उम्मीदवार नंबर 1 पर रहे हैं। तहरीके इंसाफ 3 नशिस्तों के साथ दूसरी और बाप पार्टी तीसरी पोजीशन पर रही है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक भी नशिस्त हासिल नहीं कर सके हैं। इसलिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा कह रहे हैं कि सिर्फ खान साहब ही इस वक्त कौमी लीडर हैं जिन पर मुल्क भर के अवाम ने एतमाद का इजहार किया है। अलबत्ता अच्छी बात यह रही है नाज़रीन के इलेक्शंस में किसी जमात ने भी बड़े पैमाने पर धांधली का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, नहीं किसी किस्म की मारपीट देखने को मिली। अब इस पर बात करने के लिए मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले ज़रा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात कर लेते हैं। हैदर जमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कहने को 11 नशिस्तें उन्होंने यहाँ पर हासिल की हैं, लेकिन फिर भी कराची में 14 साल सिंध में यहाँ पर राज किया और फिर भी हासिल नहीं कर पाए। फिर पंजाब में क्या सिचुएशन रही, इस तमाम पर बात करने के लिए हैदर जमान साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सर खुशामदीद कहूँगी आपको प्रोग्राम में। सर पीपल्स पार्टी में पंजाब में वज़ीर आला को हटाने की पीपल्स पार्टी ने दावे किए हैं और हाल ये है कि पूरे सूबे से एक काउंसलर मुंतखब नहीं कर सकी हैदर साहब।
किरण, बहुत शुक्रिया। और आपने अपने इंट्रो में बहुत सारी बातें की और मैं कोशिश करूंगा कि एक सैर हासिल गुफ्तगू हो। यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब में वो नताइज हासिल नहीं किए। बहुत जगह शायद हमारे कैंडिडेट्स उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, लेकिन सेंट्रल पंजाब में जिन दिनों में ये कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात हो रहे थे, आपके इल्म में होना चाहिए कि हमारी एक अबूरी तंजीम थी। हमारा सेंट्रल पंजाब की तंजीम जो है वो तहलील हो गई थी, और जिस दिन इलेक्शन हुआ उससे 1-2 दिन पहले ही राजा परवेज़ अशरफ साहब वहाँ इलेक्ट हुए और एज प्रेसिडेंट आए। और इस तरीके से जनूबी पंजाब में भी हमें अभी वो नताइज नहीं मिल सके कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शंस में। लेकिन कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शंस जो हैं वो पॉपुलैरिटी और अनपॉपुलैरिटी का कोई सिंगल बैरोमीटर नहीं होते। लेकिन जहाँ आपने 14 साल की बात की, तो वहाँ वो हुक्मरान जमात जो कि बल्दियात पर जिन्होंने आमिरों के वक्त से आज तक अबूर हासिल किया, उनके कंट्रोल में रहे, नॉट विथ स्टैंडिंग के सूबाई हुकूमत किसकी थी, MQM। आपने MQM की बतदरीज डाउनफॉल देखी। आपने ये भी देखा कि 6 के 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा एज अ पार्टी वोट हासिल किए। ये और बात है कि PTI 14 सीट्स ले पाई और हमने 11 ली, लेकिन क्लिफ्टन जहाँ से इमरान इस्माइल और आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान MNA इलेक्ट हुए, वहाँ से PTI पूरी तरह शिकस्त खा गई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो कैंटोनमेंट बोर्ड विन किया है। इसी तरीके से पेशावर में अगर आप उमूमी सूबे की सूरत हाल देखें तो वहाँ नंबर्स डिफरेंट है, लेकिन जहाँ महमूद खान चीफ मिनिस्टर हैं, पेशावर सिटी में पीपल्स पार्टी ने कैंटोनमेंट बोर्ड में PTI को शिकस्त दी है और हमने 3 सीट्स उठाई हैं, जबकि PTI को 1 मिली और 1 ANP को मिली है। इसी तरह लाहौर शहर में जहाँ बुजदार हुकूमत का दारुल खिताफा है, वहाँ उनकी नाक के नीचे नून लीग ने यकीनन शिकस्त दी है। और मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि जितने आज़ाद अरकान जीते, जितने ऑपोजिशन के लोग जीते, खा वो पीपल्स पार्टी से हों, खा वो PTI से हों, ये हुकूमत को हरा कर आए हैं। ये हुकूमत का मैंडेट है, ये हुकूमत के खिलाफ नफरत का वोट है। ये 100 ट्वीट्स कर लें असद उमर, मुझे बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेकंड हाईएस्ट वोट टेकर नहीं है? क्या आज़ाद कश्मीर में अभी जो इंतखाबात हुए, जो जेन्युइन इंतखाबात होते हैं, वहाँ पे आपने देखा कि सेकंड हाईएस्ट वोट लिए लीडिंग ऑपोजिशन पार्टी हम आए। इसी तरह हमने सिंध में इम्प्रूव किया है। हैदराबाद में हम समझते हैं कि हमारी 3 सीट्स आई हैं, MQM ने 7 उठाई हैं। हमारे हैदर साहब, यानी आप सर ये तस्लीम कर रहे हैं कि पंजाब में जो तंजीम 9 हुआ है वो आपकी शिकस्त की वजह है, कोई धांधली वगैरह नहीं है? सर नहीं, मैं शिकस्त की वजह मैं ये नहीं कह रहा कि वो वाहिद वजह है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी उतनी अच्छी हमारी तैयारी नहीं थी। हमने उस अंदाज में शायद अभी इलेक्शन लड़ा नहीं, लेकिन हम बल्दियात के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमें बेहतर परफॉर्मेंस देनी चाहिए। लेकिन पंजाब के अंदर बहुत सारे ऐसे हलके हैं जो लोकल गवर्नमेंट के हलके हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ हमारे बहुत अच्छे वोट टेकर्स मौजूद हैं, लेकिन कैंटोनमेंट बोर्ड्स में हमें वो नताइज हासिल नहीं हुए। हमने सबक कराची में हमने इम्प्रूव किया और हमने 6 के 6 वार्ड्स में जीता। बिल्कुल ठीक है सर, अच्छी बात है सर कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट के बारे में भी खुद तस्करा कर रहे हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर खुशामदीद आपको कहूँगी। सदाकत साहब, सबसे पहले आपसे पंजाब के नताइज पर बात करनी है मैंने, लेकिन खान साहब की तारीखी जुमले सुनाकर फिर आपसे बात करनी है मैंने। सुनिए जरा सर। इतनी आप काम कर रहे हैं, आपने वो काम किए जो कि पंजाब में क्या पाकिस्तान में और कोई सूबा नहीं कर रहा, लेकिन किसी को पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं। आपको पूरी तरह इल्म नहीं कितने बड़े काम किए आपने, और वो उसकी वजह ये कि अच्छे कामों में आप अपना नाम सामने लाना ही नहीं चाहते, आप चुप करके काम करते रहते हैं। सुन रहे हैं सदाकत साहब आप, इमरान खान ने सही कहा, बुज़दार पंजाब में जो करते हैं किसी को नजर नहीं आता, जब तो वफाक और सूबे में सर हुकूमत होने के बावजूद अवाम ने वोट नहीं दिया। सदाकत साहब बहुत शुक्रिया किरण। ये बात कह देना कि अवाम ने वोट नहीं दिया थोड़ा सा ज्यादा हार्श है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी PTI है, और ये मैं आपको यकीन दिलाऊं कि जो आपके ये आज़ाद उम्मीदवार में इसमें बहुत बड़ी अक्सरियत मेरा ख्याल है 45 के करीब PTI के वर्कर्स हैं। थोड़े से लोग जो है जो मुखालिफ पार्टियों के आज़ाद जीते। हमारे पास कैंडिडेट ज्यादा थे, प्रेशर ज्यादा था, एक को टिकट दिया दूसरे को बिठा नहीं सके। हमारी पार्टी जरा ज्यादा इस मामले में उसका ये अपना एक वतीरा।
तो ये करने के लिए आप मिलाए तो तकरीबन 100 के सदाकत साहब 48 उम्मीदवार जो हैं, इनमें से आप कह रहे हैं 45 उम्मीदवार जो हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो आपके हैं, तो फिर आपका टिकट होल्डर क्यों नहीं जीता सर? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बहुत जगहों पे हमारे टिकट की भी गलतियां हुई, हमारे एमएनएस एमपीएस के भी मामला है, लेकिन एक तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम है, दूसरा जो आज़ाद उम्मीदवार है उसमें बड़ी अक्सरियत 80% हमारे लोगों की है जिनको हम जाती तौर पे जानते हैं, जो आपको पता चलेगा सारे पीटीआई ज्वाइन कर लेंगे। तो ये कह देना थोड़ा सा हार्श है, लेकिन कम अज कम इस वक्त एक डिबेट चल रही है कि क्या ये इलेक्शन में धांधली होती है। देखिए सिटिंग गवर्नमेंट अगर लाहौर में आती है, सदाकत साहब, सर मैं पर्टिकुलरली सर पंजाब की बात कर रही हूँ। पंजाब में इतना कुछ हो जाने के बावजूद सर मुस्लिम लीग नून विन कर जाती है, आप उनके मुकाबले में आधी सीट भी नहीं जीत पाते हैं सर। नहीं, मैं इसी बात पे ये बात कर रहा हूँ कि आपको कम से कम इस बात का तो यकीन आना चाहिए कि जो ऑपोजिशन बातें कर रही थी कि यहाँ पे इलेक्शन मैनेज होते हैं, ये हमने कभी भी इंतजामी तौर पे, सियासी तौर पे हुकूमती जो मशीनरी है उसका इस्तेमाल नहीं किया, शायद ज्यादा ओवर फ्रीडम दिया है, इसलिए हालांकि कभी बल्दियाती मामला में और कैंट के मामला में कभी ऐसे हुआ नहीं है, लेकिन जो हुआ तो वो भी आप कह सकते हैं कि चले पंजाब में हमारी कुछ सीटें कम हुई, लेकिन जिस तरह का गुजरावाला था वो बिल्कुल पीटीआई से बाहर था, वो आ गया। बाद जगहों पे बहुत छोटे कंटोनमेंट्स हैं, वहां की अपनी लोकल ग्राउंड रियलिटी ज्यादा। पिंडी तो आपका था सर, वाकई था। मुल्तान में क्या हुआ आपके साथ सदाकत साहब? सुनिए ना, जैसे मरी में 2 कंटोनमेंट थे, एक हम बड़ी लीड से जीत गए, लेकिन दूसरे कंटोनमेंट में वहां का लोकल बरादरी का कैंडिडेट था वो, और हमारे पास कोई लोकल जो कम्युनिटी है उसका कैंडिडेट ही था, तो हमारे लिए कोई मुल्की सतह की पॉलिटिक्स का भी असर होता है, लेकिन मेनली लोकल। सर आज के डिस्कशन में मुझे अच्छी बात ये लग रही है, अभी हैदर साहब भी तस्लीम कर रहे हैं अपनी गलतियों को, यहाँ पर आप भी ये मान रहे हैं कि नून लीग जो जीती है सर धांधली नहीं हुई है, धांधली से नहीं जीती है नून लीग। सदाकत साहब तस्लीम कर रहे हैं आप ये बात? देखिए धांधली क्या होती है मैं आपको बताऊं ना, मैं जो इलेक्शन से मैंने खुद अपने नीचे लगाया वो उनका जाहिर है पुराना मामला है, लोगों को पैसा कभी प्रेशराइज करते हैं लोगों के साथ, वो दूसरा जो एक गुंडागर्दी भी करते हैं, सारी बातें रियलिटी है। लेकिन इसके बावजूद अगर मैं समझता हूँ कि अगर किसी जगह पे उनका कैंडिडेट मजबूत था वो जीत गए, इट डज नॉट मीन कि पॉलिटिकली उनके बयान में कोई जान है, लेकिन एक और बात भी साबित होती है कि पीटीआई गवर्नमेंट ने बिल्कुल शफाफ तरीके से किसी तरह इंतजामी, कोई थाना कचहरी, कोई पुलिस, कोई एसी, कोई डीसी, कोई पटवारी, कोई तहसीलदार का इस्तेमाल ना किया। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि सिटिंग गवर्नमेंट के नीचे छोटा सा इलेक्शन भी अगर कहीं हम हारते हैं तो ये बड़ी हमारी शफाफियत की और हमारी एक जो हमारा नजरिया है उसकी बड़ी जीत है। आप समझते हैं कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? छोटा सा इलेक्शन है लेकिन छोटे से इलेक्शन में जिस तरह के नतीजे आ गए सर। नतीजे तो आज भी पीटीआई पूरे पाकिस्तान में अगर कोई पार्टी है वो पीटीआई है, जो सिंध में जीती है, पंजाब में जीती है, केपी में जीती है, इस्लामाबाद तो खैर इलेक्शन हुआ नहीं। पंजाब की बात करें सदाकत साहब, लीडर सामने आया तो वो इमरान खान है, कोई पार्टी सामने आई तो पीटीआई है, कोई इंतखाबी निशान है तो वो बल्ला है, तो ये तो हमारे लिए बड़ी सेटिस्फैक्शन की बात है। और जब हम आजाद उम्मीदवार बनाएंगे तो हमारे कोई करीब भी नहीं होगा, तो वी दिस इज हाउ हमारी मेजोरिटी इतनी थी पिछले इलेक्शन में, तो अब अगला इलेक्शन आएगा तो वो और हालात ठीक हो रहे हैं, वक्त के साथ साथ बाकी पार्टियां नीचे जा रही है, हम ऊपर जा रहे हैं। मैं सर आपसे कह रही हूँ कि आप स्पेसिफिकली सर जरा पंजाब की बात करें ना, जब मैं आपसे सवाल कर रही हूँ आप ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें, सर पंजाब की बात करें, मैं खास तौर पे आपसे ही पूछ रही हूँ पंजाब में क्या हुआ है ये? जी आ रही हूँ हैदर साहब आपके पास आ रही हूँ। खालिया में हम जीत गए, गुजरावाला में हम जीत गए, लाहौर में हमारी सीटें कम निकली, जैसे मैंने कहा कि हम अटक में हम जीत गए, मरी में हम जीत गए, कई जगह हम जीते, कई जगह हमारे जी ठीक है की बात है, इसको आप नेशनल लेवल पे ले जा नहीं सकते। इस सारे फिनोमेना को ये लोकल इस वर्ल्ड का फिनोमेना होता है। बिल्कुल ठीक है हैदर साहब, सही है सर। हैदर साहब आप कमेंट कर लें, फिर मैंने सिंध की बात करनी सर। किरण मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ, देखिए सदाकत साहब जो बात कर रहे हैं ये तो बड़ा आसान तरीका है ना, जो आज़ाद जीते हैं वो इनके हैं, और आज़ाद लोग जब जीत जाते हैं तो वो हुकूमत के साथ शामिल होते हैं, उनको वसाइल चाहिए, फंड्स चाहिए, डेवलपमेंट। आज़ाद वही लड़ता है जो हुकूमत को भी हराता है और वो हमें भी हरा कर आए हैं। तो आज़ाद आदमी जो हैं वो ऑपोजिशन को भी हरा कर आए हैं और गवर्नमेंट को भी। अब हम क्लेम करने लग जाएं कि वो हमारे लोग हैं, ये क्लेम करने लग जाएं, हकीकत ये है और इसको तस्लीम करना चाहिए कि पीटीआई के खिलाफ 70% वोट पोल हुआ है। एक बात। दूसरी बात है
कि पंजाब के जो अर्बन सेंटर्स हैं, जहां पल्स है गवर्नेंस की, जहां पे प्राइम मिनिस्टर का नजर आना चाहिए। राशिद सुमरो साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, रहनुमाए JUIF के। राशिद साहब, सर क्या कंटोनमेंट इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ है सर? ये इस बार भी धांधली हुई है? राशिद साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक बात है कि जमीयत उलमा इस्लाम ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि 25 जुलाई 2018 को जो इंतखाबात हुए, उन इंतखाबात में धांधली की गई और आवाम का मैंडेट चोरी किया गया। उसके बाद कंटोनमेंट के इंतखाबात में जमीयत उलमा इस्लाम ने तकरीबन किसी भी जगह पर अपने उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारे, सवाए एक आध जगह पर मकामी सतह पर वहाँ जमात खड़ी रही। लेकिन ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम के मेंबरान बल्दियाती इंतखाबात में नहीं थे। हमारा मुतालबा है कि पहले जनरल इलेक्शन, साफ और शफाफ इलेक्शन दिए जाएं और उसके बाद बल्दियाती इंतखाबात। राशिद साहब, सर मुझे भी करेक्ट कर दीजिएगा, मैंने आगाज में अपने नाज़रीन को बताया 25 उम्मीदवार थे जो आपके टिकट पे खड़े हुए थे सर, वो आपके उम्मीदवार नहीं थे? हमारे इस वक्त जो पूरे मुल्क से उम्मीदवार, जो मेरी मालूमात है, वो 2 से सिर्फ 3 उम्मीदवार खड़े थे। बाकी जगहों पर न हमने उम्मीदवार खड़े किए, न पार्टी ने कोई मरकज सतह पर कोई फैसला किया था सर। तो फिर नहीं राशिद साहब, जरा ये कुलिया मुझे समझा दीजिएगा, क्यों नहीं खड़े किया? अगर आप लोगों ने बॉयकॉट करना था तो फिर पूरा बॉयकॉट करना था ना सर, 2-3 उम्मीदवार की भी क्या जरूरत थी? नहीं, बाइकाट का देखें, हम इस मामले में जमीयत उलमा इस्लाम का एक मंशूर है कि आम इंतखाबात के फैसले मरकजी और सूबाई जमातें करती हैं, बल्दियाती इंतखाबात के फैसले मकामी जमातें करती हैं। मकामी जमातों ने इस हवाले से मरकजी और सूबाई जमात के मौक़िफ़ की हिमायत की कि मुल्क के अंदर पहले आम इंतखाबात कराए जाएं और साफ और शफाफ। राशिद साहब, ये कैसे मुमकिन है सर? मौलाना साहब की नॉलेज में लाए बगैर मकामी जमातों ने, मकामी हल्के वालों ने खुद से तमाम कैंडिडेट्स को बिठा दिया, मौलाना साहब के इल्म में ही नहीं। कंटोनमेंट के इंतखाबात के बाइकाट का हमारी पार्टी का कोई फैसला नहीं था। मैं आपको ये वाज़ेह करूं, हमने मकामी जमातों को इजाजत दे रखी थी कि आप जो फैसला करें, लेकिन मरकजी और सूबाई जमात का ये फैसला है कि हमें आज़ाद इंतखाबात दिए जाएं। और जाहिर है कि मकामी जमातें उसमें थी और आपने देखा कि पूरे सूबे सिंध में हमारा कोई उम्मीदवार नहीं था सिवाय एक उम्मीदवार के। हमने कहीं कोई बंदा अपना खड़ा नहीं किया, मकामी जमातों ने बंदे खड़े नहीं किए कि भाई पहले हमें आम इंतखाबात दिए जाएं, साफ शफाफ दी जाए, उसकी तरह। सर जहां खड़े किए वहां पर भी हार हो गई, शिकस्त हो गई सर, इस शिकस्त को तस्लीम करते हैं राशिद साहब? मेरा ख्याल ये है कि पूरे सिंध में हमारा एक वार्ड में बंदा खड़ा था। अब वहाँ क्या सूरत हाल हुई, किसने जीता, किसने हारा और क्यों जीता और क्यों हारा? ओवरऑल इंतखाबात शफाफ हुए हैं सर? जी राशिद साहब, ओवरऑल जो भी कुछ हुआ है सर, ये कंटोनमेंट बोर्ड में है, आपको लगता है शफाफ हुए हैं? मैं जब इंतखाबात में था ही नहीं तो मैं उस पर तज्जिया कैसे कर सकता हूँ? ठीक है सर, मुस्लिम लीग नून ने पंजाब से विन किया है, इस पर तज्जिया करेंगे आप? पीपल्स पार्टी ने सिंध में 14 नशिस्तें ली हैं सर, क्या लगता है आपको धांधली से जीते हैं? देखें, मैं एक अर्ज करूं कि जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, आपको याद है कि ज़िमनी इंतखाबात में PTI ने पूरे मुल्क से बुरे तरीके से शिकस्त खाई थी और अपोजिशन की जमातों ने वो सीटें जीती थी। हम अब भी कहते हैं कि अगर साफ और शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। राशिद साहब, उसी तनाजुर में तो मैं पूछ रही हूँ, ज़िमनी इंतखाब में अगर पिट गए बुरे तरीके से तो फिर ये वाले जो इंतखाबात हुए हैं आपकी नज़र में ये शफाफ हुए या धांधली हुई है सर? देखिए, मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि हम नहीं समझते कि इस मुल्क के अंदर शफाफ और साफ इंतखाबात हो रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि हमारे मैंडेट पर, अवाम के मैंडेट पर डाका डाला जा रहा है, मैंडेट चोरी हो रहा है, अवाम का वोट चोरी हो रहा है। अवाम जिसको वोट देता है वो कचरेदानों से जाके वोट मिलता है, वो बक्सों में वोट नहीं होता, वो स्कूल के डेस्कों से वोट मिलता है। सही है। और जो बिल्कुल ठीक है राशिद साहब, बहुत शुक्रिया, मैं आप साथ मौजूद थे। हैदर साहब कमेंट करना चाह रहे हैं। हैदर साहब जी। किरण, देखिए मेरी बात सुने, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए ये माजी में भी मौलाना साहब की जमात का ये वतीरा रहा है कि जहाँ इन्होंने अंडर हैंड अरेंजमेंट करना होता है, चाहे GDA से, चाहे PTI से, चाहे वो लाड़काना की सीट हो, बदीन की सीट हो, आज़ाद कश्मीर की सीट हो, तो ये कहते हैं मकामी जमातों का फैसला है। अब इससे बढ़कर सबूत क्या हो सकता है कि वो एक सीनियर जिम्मेवार रहनुमा कह रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट ही नहीं थे। तो इससे ये जाहिर हो गया कि जहाँ 25 हल्कों में, और आपने दुरुस्त डाटा दिया है कि इलेक्शन कमीशन का ये डाटा है कि 25 हल्कों में जमीयत उलमा इस्लाम के कैंडिडेट्स मौजूद थे,
अलॉट हुआ। तो मैं समझता हूँ ये साबित हो गया कि उन हलकों में तो अब रीपोल होना चाहिए, क्योंकि वो इलेक्शन लॉज में हिट हो जाता है कि अगर बिल्कुल सर, मुझे याद है रिसेंट ज़िमनी इलेक्शंस में JUIF ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद किया था और यहाँ पर मौलाना साहब के इल्म में ही नहीं था। उन्हीं दौरान ये धरने और बहुत सारी सिचुएशन चल रही थी। ख्वाजा इजहार साहब साथ में, बहुत बहुत शुक्रिया हैदर जमान साहब आपका। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। ख्वाजा साहब आपको खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। कराची की पहचान समझी जाती थी, मुत्तहिदा कौमें मूवमेंट 2018 में शिकस्त खाई, आपने कहा धांधली हुई है, लेकिन फिर अब क्या कहेंगे? कराची की सबसे बड़ी जमात सर चौथे नंबर पर आ गई, चौथी जमात बन गई। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया आपका। क्रिटिकल एनालिसिस मैं समझता हूँ तकरीबन ठीक है, लेकिन ये भी किरण देखना होगा कि इस कराची के अंदर एक आर्टिफिशियल जैरीमैंडरिंग हो रही है, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान MKM को ही हो रहा है, ना पीपल्स पार्टी को हो रहा है, ना PTI को हो रहा है। और उस जैरीमैंडरिंग में आपने देखा कि आर्टिफिशियल जमातें या उसके अलावा MKM को कमज़ोर करने के लिए मुख्तलिफ हरबे और लिविंग प्लेइंग फील्ड वैसे ही है जैसे कि 2013 के ऑपरेशन में थी। कतई नज़र इससे आप ये देखें कि जो मुल्क की दो बड़ी जमातें हैं, जो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी, जो कि अपने नेशनल पार्टियां कहती हैं, इनका भी कोई बहुत अच्छा सूरत हाल नहीं रही। बनिस्बत आज़ाद उम्मीदवार 50 जीत गए, नून लीग ने ठीक है कदर बेहतर रखा 55, लेकिन पीपल्स पार्टी तो 17 पे सिमट गई। पूरे सूबे में, पूरे पाकिस्तान में 17 सीटें। और हमारा तो, क्योंकि हम तो अर्बन सेंटर की जमात हैं, हमारे साथ जो सूरत हाल है वो अपनी जगह, लेकिन ये भी ज़रूर है कि हैदराबाद ने क्लीन स्वीप किया, लेकिन कराची का वोटर मायूस और कंफ्यूज है। मैं आपको एक बात बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि कराची में जो MKM का वोटर है वो PTI के इत्तेहाद के साथ और पीपल्स पार्टी के मजालिम के साथ, वो हमारी सिचुएशन में खुद परेशान है। जिस तरीके से MKM इस वक्त दो हुकूमतों के साथ इलेक्शन लड़ रही थी, एक के साथ हम इत्तेहादी थे जो कि वफाकी हुकूमत, उसके भी खिलाफ हम लड़ रहे थे, एक सूबाई हुकूमत वसाइल से भरपूर, उसके खिलाफ भी लड़ रहे थे। और जो हमारे साथ हालात हैं वो आपके सामने है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूँगा निस्बतन इलेक्शन शफाफ हुए, लेकिन ये एक दिन पहले जो एक इजाफी वोटर लिस्ट आई है, सिचुएशन हैदराबाद के वोटर के लिए भी थी ना? वहाँ इजाफी लिस्ट नहीं आई। कराची में इजाफी लिस्ट एक रात पहले आई और अचानक से कुछ वोटर बढ़ गए। ये एक कमाल जो है ना इलेक्शन कमीशन की शफाफत, ये वोटर की एक दिन पहले इजाफी एक और ज़िमनी लिस्ट आई है कि जनाब ये कुछ वोटर्स और बढ़ गए हैं। और क्योंकि हम कार्ड बांट चुके थे, हम कैंपेन कर चुके थे, उन वोटर्स को किसने पुकारा, किसने एड्रेस किया, कहाँ वोट डाला, ये एक कंफ्यूजन थी जिसकी वजह से कितने वोटर्स थे जिनकी इजाफी फहरिस्त आई थी ख्वाजा साहब? ये 10,000 से ज़्यादा वोटर्स थे। और आपको पता ही है कि ये तो 400 और 600 वोट पे रिजल्ट आए हैं हमारे पास, तो ये अचानक आई थी, ये एक प्रॉब्लम है। बाकी निस्बतन मैं फिर कह रहा हूँ जी, इंतखाबात शफाफ थे, लेकिन कराची के वोटर की जो मायूसी है, जो वोट टर्नआउट है, वो किसी भी जमात के पास उतना नहीं है, जो कि एक सवालिया निशान। सर बखुरम शेर जमान साहब भी साथ मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले ख्वाजा साहब एक बार फिर PTI ने कराची को फतह किया है, मुबारकबाद देंगे? इलेक्शन में ज़ाहिर है जीतने वालों को मुबारकबाद दी जाती है, हारने वालों के तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ बिल्कुल कि जिस तरीके से हमने कैंपेन चलाई, और मैं आइंदा भी आपको किरण बता रहा हूँ, अगर सूरत हाल MKM को कट्टू साइज करने की रही और कराची में एक आर्टिफिशियल फुकदान पैदा किया जाता रहा, तो ये फिर MKM के साथ हर इंतखाबात में ज़्यादती होगी। सही। तो फिर सर अगेन वही क्वेश्चन आ जाता है कि फिर आप हुकूमत में बैठे क्यों हैं सर? आपका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आप भूल क्यों जाती हैं कि 2013 से 2018 तक ना हम सूबे में थे, ना हम विफाक में थे, और हमारी पिटाई पर सब खुश हो रहे थे। अब आखिरकार अगर हमने विफाक के कहने पर, इमरान खान साहब के कहने पर, इस MKM ने सर 13 से लेकर 18 तक ये वाला हाल भी नहीं था आपका, मेयर भी आपका था, सूबे में ऑपोजिशन लीडर भी आपका था ख्वाजा साहब। नहीं, मेरा ख्याल है कि आप अगर फैक्ट्स दुरुस्त करें तो 150 से ज़्यादा लापता और 900 हमारे पाबंद सलासिल साथी थे। मेयर हमारा जिस हालात में आया वो भी 90 दिन अंदर से मेयर रहा।
100 दिन 90 दिन अंदर ही मेयर रहा। आप ये क्यों भूल रही हैं कि पाबंदे सलासल मेयर ने 3 महीने गुजारने के बाद लंगड़ी लूली लोकल गवर्नमेंट ज्वाइन की है। तो हमारी दफातर की सूरत हाल आपको पता है, मुकदमात की सूरत हाल ये है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ इस वक्त दहशत गर्दी के मुकदमे में, और इस वक्त पूरी MKM के पास अब ये सवाल बनता है कि इत्तेहाद में क्यों है, लेकिन इत्तेहाद में जाने से फ़ायदे भी तो हुए हैं। कभी भी कराची के MNAs को इतना फंड नहीं मिला किसी दौर में जो इस दौर में मिल रहा है। KMC को जो ग्रांट मिली है ये हमारी ग्रांट है जो मुर्तज़ा वहाब साहब 5 अरब रुपए खर्च करेंगे। SIDCL के ज़रिए इस वक्त जो पैसे आए हैं वो हमारी मंजूरी के बाद आए हैं। इसी तरह जो हैदराबाद में काम हो रहे हैं, अभी नवाब शाह मीपो खास में आपको नज़र आने लगेंगे, वो सब फेडरल गवर्नमेंट के फंड से काम हो रहे हैं। ये हमें पहली बार पिछले 2008 से अब तक, जब हम पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहादी भी थे, तब भी हमें नेत्र फंड नहीं मिले। और आखिरी बात, सेंसस के ऊपर हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो PTI के साथ हमारा मौक़िफ़ कराची को सही गिनने के हवाले से मंजूर हुआ है। सर इम्पोर्टेंट बात की है आपने, मैंने नोट कर लिया। मैंने अगला सवाल खुर्रम साहब से ये करना है, लेकिन उससे पहले ज़रा मैं ये कंटोनमेंट इलेक्शंस के हवाले से बात करूँगी। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया, माजरत भी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा सर आपको। सर कराची में तहरीक इंसाफ ने फिर से पहली पोजीशन हासिल की है, बड़ी मुबारकबाद सर आपको, लेकिन आपकी जीत को अपोजिशन के साथ आपके इत्तेहादी भी मानने को तैयार नहीं है खुर्रम साहब। अच्छा देखें, मेरे ख्याल से जो बात मैं कहने लगा था वो ख्वाजा इज़हार साहब ने कह दिया। देखें पिछले 2-2.5 साल के अरसे के अंदर हमने कराची के अंदर बहुत काम किया है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने अकेले काम किया, हमारे साथ जो हमारे इत्तेहादी हैं MQM, उनको भी बराबरी की सतह के ऊपर उतने ही फंड्स दिए गए और उन्होंने भी अपने हलकों में उतना ही काम किया। और उसका रिजल्ट आपको 2023 के इलेक्शंस में इनकी सीटों पर भी नज़र आएगा और हमारी सीटों पर भी नज़र आएगा। सो हमने डिलीवर किया। हमने वज़ीर आज़म इमरान खान को 6 महीने के बाद ही समझा दिया कि वज़ीर आज़म साहब आप इस बात को समझ जाएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में काम नहीं करेगी, लेकिन कराची शहर में तो कम से कम हमें वोट मिले तो हमें डिलीवर करना पड़ेगा। तो शहर में बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं, शहर में सड़कें बनी हैं, शहर की ग्रीन लाइन अगले महीने लॉन्च हो रही है, कराची में K4 बन रहा है। तमाम MNAs के जरिए सिर्फ पिछले साल, इस साल के अंदर 9 अरब 90 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। सर अभी इसी डिस्कशन में खुर्रम साहब आपने इज़हार साहब की बात सुनी है, इज़हार साहब की बात आपने सुनी होगी। वो कह रहे हैं कि सब कुछ इस वजह से हुआ है क्योंकि MQM इत्तेहादी है, वरना आप लोग कराची को इग्नोर ही रखते हैं। सर नहीं सही नहीं, देखें नहीं, कुछ हद तक देखें, बात हम ये नहीं कहेंगे हमारे इत्तेहादी, हम मिलजुल के टेबल पे बैठते हैं। कुछ डिमांड्स इनकी थी जो कि पूरी गई हैं। सेंसस वाली बात बिल्कुल डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनकी डिमांड थी कि सेंसस वापस कराया जाए। इनके कहने के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस बात को एक्सेप्ट किया, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन उससे बड़ी बात आप ये देखें, जिस बात को ये कह रहे हैं कि पहली दफ़ा कराची के अंदर वफाकी हुकूमत के ज़रिए इतना पैसा लगा है। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो सूबे सिंध को दिया क्या, रुसवाई दी है ना। तो हम तो ये कहते हैं कि ठीक है कराची शहर ने आपको वोट नहीं दिया, आपने काम नहीं करा, लेकिन इन्होंने कौन सा लड़काना के लोगों को डिलीवर कर दिया, इन्होंने कौन सा नवाब शाह के लोगों को डिलीवर किया जहाँ से आसिफ अली जरदारी जीत कर आए या जहाँ से मुराद अली शाह जीत कर आए। सो मैं आपसे बताऊँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े मशकूर हैं कराची के लोगों के, उन्होंने एक दफ़ा वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। मलीर में हमारा कभी कोई वोट बैंक नहीं था, मलीर हमने पूरा स्वीप किया, पूरा जीते हैं। गुलिस्तान जौहर का इलाका जो एतराफ़ी इलाका है, उन्होंने हमें बहुत वोट दिया। सो बेसिकली बेहतरी करने की और ज्यादा जरूरत है। लेकिन आपका एक सवाल था जो आपने मुझसे नहीं करा, लेकिन क्लिफ्टन में आपको धचका भी लगा है। सर मैं करूँगी, अरशद वोरा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान ज़मीन पार्टी से, बहुत बहुत शुक्रिया अरशद साहब। क्या सवाल करूँ सर आपसे, क्या हुआ है ये अरशद साहब? देखें किरण, बिल्कुल आपने जिस तरीके से इंट्रो में कहा था कि PSP जो है हारी है, मैं बड़ा क्लियरली एक बात सबसे पहले तो आपको करूँ, PSP के पास कोई, तो PSP ने लूज, PSP अपना इलेक्शन लड़ रही है, 5 साल पुरानी पार्टी है। ये जो पार्टियां जीती हुई हैं, जिन पार्टियों ने पहले जो है कराची से 32 में से 14 सीटें ली थी, आज 42 में से 3 सीटें ली हैं। सिमिलरली दूसरी पार्टियों को भी आप देख लें। अच्छा, ये अपना जवाब भी खुद दे रहे हैं कि इन्हें फंड्स मिले, वो फंड्स खर्च किए। 15 अरब रुपए कराची में इनके MNAs को मिले हैं, इत्तेहादियों को, और इनको मिलकर 15 अरब रुपए। वो 15 अरब रुपए के अगेंस्ट में अगर आप काम देखें तो फिर आपको नजर आ जाएगा। जाहिर है 5-10 अरब रुपए का काम अगर करके और वोट लेने, तो ये सियासी रिश्वत है। दूसरी बात ये क्लियर कीजिएगा सर। जी कर लें, कंप्लीट कर लें सर। ये सियासी रिश्वत ही है ना।
जो आप ये खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि इन्हें ये पैसे मिले। ये ग्रीन लाइन 3 साल से एज इट इज खड़ी हुई है। अब इलेक्शन का वक्त आ रहा है तो ग्रीन लाइन की बात हो रही है, अब इलेक्शन का वक्त आ रहा है तो K4 की बात हो रही है। एक ईंट अब तक K4 पे लगी नहीं है। एक जो काम पहले का हुआ था इस पे ग्रीन लाइन पे, उसमें कहीं तो वो मस्जिद थोड़ा सा खराब हो रहा है। उसके लिए अब जब इलेक्शन का वक्त 2023 का आ रहा है तो उस वक्त जाके जो है ये अगर इस किस्म के प्रोजेक्ट्स को अनाउंस कर रहे हैं तो इसका मतलब अच्छा, यही हुआ कि 3 साल तक आप सोचते रहे। सर मुझे ये क्लियर कीजिएगा, ये फंड्स खर्च कर रहे हैं। वजीर आला लाने की बात करते हैं मुस्तफा कमाल साहब। सर तो अगर फंड्स लगा के ही हुकूमतें बनती हैं, इलेक्शन जीतते हैं, तो फिर वजीर आला कैसे लेकर आएंगे? देखिए किरण, बात यह है कि हम अपने इलेक्शन में हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। अवाम ने अगर वोट नहीं दिया, अवाम ने उन लोगों को वोट दिया जो सबके सामने है कि 14 साल में एक पार्टी ने क्या डिलीवर किया। एक पार्टी की परफॉर्मेंस जो है वो ये है कि वो 14 में से 32 सीटें जब थी तो 14 सीटें जीती थी, आज 42 में से 3 सीटें जीती हैं। अगर यही परफॉर्मेंस पे अवाम खुश है तो अल्लाह ताला इनको सबको मुबारक करे। हम अपनी स्ट्रगल जारी रखेंगे, हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। और हमें, क्योंकि हम कराची से बिलोंग करते हैं, हमें कराची की एक गलियों का पता है, हमें कराची के इश्यूज का पता है। 2018 में कोई इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए। साहब 2018 में पीएसपी ने 160 उम्मीदवार खड़े किए थे। बदतरीन शिकस्त के बाद पार्टी के कई रहनुमा छोड़ गए थे। सर इस बार भी यकीनन पार्टी रहनुमा दिल बर्दाश्त तो हुए होंगे। देखिए 2018 के इलेक्शन के बाद आपने जो देखा, पार्टी 2018 के इलेक्शन के बाद और मजबूत हुई है। आज पाक सरजमीन पार्टी का एक यूनियन काउंसिल में दफ्तर मौजूद है। आज पाक सरजमीन के पास पूरी कराची में 20,000 कारकुनान हैं। ये जो कंटोनमेंट के इलेक्शन से हम इसको रिलेट कर रहे हैं, ये कोई इसकी रिलेशनशिप जो है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ बिल्कुल कि ठीक है अभी अवाम ने वोट नहीं दिया, लेकिन हम अपना काम जारी रखेंगे। हमें पता है कि 2018 में हमें क्या तकरीबन पूरे पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ था। इवन जिस तरीके से अभी ख्वाजा इजहार ने भी बात की थी कि वाकई पोलिंग लिस्टों में भी बहुत इश्यूज आए। और दूसरे सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे तो कैंडिडेट के जिन लोगों ने, उसके घर वालों ने जो वोट दिए हैं, तो वहां से भी 0 वोट निकल रहे हैं। तो बहरहाल इश्यूज हैं, इस डिबेट में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर जो इल्जाम आपने लगाया ना, जी सही, जो आपने इल्जाम लगाया ना सर, वो खुर्रम साहब से और ख्वाजा साहब से उसका जवाब लेना बहुत जरूरी है। ख्वाजा साहब, फंड्स लगाकर सर आप लोग वोट पकड़ते हैं। देखिए मैं एक अरशद वोरा मेरे भाई हैं, मगर वैसे इनके हौसले की दाद देता हूँ मैं। ये बड़े 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 हौसले की बात है, ये टीवी पे आए हैं और दिफा कर रहे हैं। यकीनन ये एक बड़े दिल गुर्दे की बात है कि वाकई सही कह रहे हैं। जहाँ उम्मीदवार के घर में 5 अफराद थे, वहाँ इनके उम्मीदवार को एक ही वोट पड़ा, यानी उसी ने डाला अपने आप को। ये घर वालों की तरफ से जो धांधली हुई है, मैं भी इसकी मजम्मत करता हूँ कि घर वालों को तो कम से कम पूरे वोट डालने चाहिए। अच्छा, अब जो बात अरशद भाई कर रहे हैं ना, हमारी मिसाल दे रहे हैं। अरशद भाई, आप MPA रहे हैं कराची के वोटों से MQM से, आप डिप्टी मेयर रहे हैं कराची के वोटों से MQM से। आपकी शनाख्त, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, आपका नाम अरशद वोरा और आपकी शख्सियत, इसके पीछे MQM के गरीब दरियाँ बिछाने वाले, कुर्सियाँ लगाने वाले कारकुनों की बड़ी मेहनत है ना। तो आप अभी मुमकिन है कोई ऐसा आपने पढ़ लिया होगा आयत वगैरह जिसके बाद बिल्कुल आप तब्दील हो गए, लेकिन MQM पर इल्ज़ाम लगाने से पहले ये कहें, मैं जिस MQM में था उस वक्त ये MQM ये कर रही थी, ये जुमला ठीक है। आज आप जिस जमात में हैं उसके ऊपर आप बिल्कुल अपना दिफा करें, मैं कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा। लेकिन जहाँ तक बात है कराची शहर की, मैं आपके लिए दुआ हूँ कि 2023 में तो मैं अमेरिका का सदर भी आपका देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मुश्किल है कराची से, पाकिस्तान से जिस तरह प्रॉब्लम हो रही है ना, तो कोशिश करें कि हेड ऑफिस वाशिंगटन में बनाएं और अमेरिका के सदारती इलेक्शन के लिए लड़ें। ठीक है सर, आपका जवाब सुन लिया अरशद साहब ने। मुकर्रम साहब, बेसिकली तो ये बड़ा इल्जाम आप पर। सर मैं आपका लास्ट कमेंट लूंगी, मुझे ब्रेक लेना है। खुर्रम साहब, सर असल में तो ये सारा इल्जाम आपके ऊपर आ रहा है ना सर, फंड्स लगाकर, पैसा लगाकर, पानी के टैंकर्स भिजवा कर सर आप लोगों ने फतह हासिल की है।
नहीं, इररेलेवेंट लोग हैं, फारिग सियासी जमात है, इनके बारे में मुझसे आप क्यों टाइम बात करके अपना टाइम ज़ाया करती हैं। मैं कराची के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान के जो प्लान्स कराची के लिए चल रहे हैं, जिसमें मैंने आपसे बताया K4 है, ग्रीन लाइन है, सड़कों की जो है तामीर चल रही है, उसके अलावा फ्रेट कॉरिडोर आ रहा है, काफ़ी बड़े मंगोपी रोड देखें आपको, इतना बड़ा मंगोपी रोड बन रहा है। पिछले दिनों कराची को 52 फायर ब्रिगेड्स दिए हैं, नॉर्थ नाज़िमाबाद के रोड बने, नेपियर रोड बना है, निश्तर रोड बना है। सो कराची अब बहुत आगे निकल रहा है। कराची के पास अब इतना टाइम नहीं है इन सियासी जमातों के लिए बात करने के लिए। हम चाहते हैं कराची की जो सियासी जमातें जो कराची से एक लगाव रखती हैं, उनके साथ मिलकर हम काम करना चाहते हैं, कराची को मजबूत करना चाहते हैं। कराची के अंदर देखें, कराची का सबसे बड़ा मसला क्या है, सबसे बड़ा मेन इस वक्त इशू है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कि जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे सिंध में इक़्तिदार में रहेगी, इसी तरह यहाँ पे कुत्ते काटते रहेंगे, वैक्सीन। लेकिन सर वो यहाँ पे इम्प्रूव कर रहे हैं, वो यहाँ पे इम्प्रूव कर रहे हैं। अरशद वोरा साहब, सर क्योंकि स्ट्रगलिंग जमात है, गो के पैदर पे नाकामियां मिल रही हैं, बट फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अरशद साहब लास्ट कमेंट कीजिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये जिस तरीके से इन्होंने अभी ये बात कही है, तो मैं इनको बताऊं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दरिया बिछाने वाले हमारे कारकुनान हुआ करते थे, गरीब लोग हुआ करते थे, गरीबों की जमात थी, कराची वालों की जमात थी। तो आज अगर मैं छोड़ के आ गया हूँ, आप तो वहीं थे, तो कम से कम इतना तो बता दें कि आज उस अवाम ने आपको 14 में से 3 सीटों पर लाके खड़ा कर दिया। जब 32 सीटें थी तब आपके पास 14 सीटें थी, 32 में से 14 सीटें आपके पास। अरे आप आवाज में बता चुके हैं, क्या हुआ, खड़े हो गए, तो वो अवाम आपके साथ क्या हुआ वो बताएं। वो अवाम कहाँ चली गई, आप इसका जवाब दे दें। ठीक है अरशद वोरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपने सवाल इज़हारुल हसन साहब ऑलरेडी उसका बड़ा ब्रीफली जवाब दे चुके हैं। खुर्रम शेर जमान साहब आपका भी है शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आऊँगी। रमीज़ राजा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुंतखब हो गए, इस हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन आपको। रमीज़ राजा का अब पीसीबी पर मुकम्मल कंट्रोल, मुकम्मल राज होगा। रमीज़ राजा बिला मुकाबला पीसीबी के 36वें चेयरमैन मुंतखब जो हो गए हैं। रमीज़ राजा ने क्रिकेट बोर्ड में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का ऐलान भी किया। कह रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए हेडन और फिलेंडर को पाकिस्तान क्रिकेट का टीम का कोच बना दिया गया है। साथ ही उन्होंने तनकीद करने वालों को भी पैगाम दिया है कि वो चेयरमैन पीसीबी गालियाँ खाने के लिए नहीं बने। उनके मैसेज और फैसलों को साबिक क्रिकेटर्स किस तरह से देखते हैं, इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर चुके हैं मुश्ताक अहमद साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। रमीज़ राजा बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि वो गालियां खाने नहीं आए हैं, हालांकि माजी में खुद वो पीसीबी और खिलाड़ियों पर मुसलसल तनकीद करते रहे हैं। आपके ख्याल में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें ये बात करनी चाहिए थी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक उनका जो जिस तरीके से और जिस माइंडसेट से आए, पहले तो ऑफिशियली आज नॉमिनेट हुए, उनको मुबारक हो। बीइंग मैं उनके साथ बड़ी क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में बता चुका था कि अब वो जिस पर्पस के लिए आए ना, आई थिंक उन्होंने कुछ फैसले करने हैं, एग्रेसिव फैसले करने हैं। तो उनके माइंडसेट से, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चल गया है कि जिस ब्रांड को, जो इंटरनेशनल ब्रांड क्रिकेट चल रहा है उसको लेके आने के लिए उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने अपने आप के पैगाम वाजे किया है, आई थिंक उनका मतलब सीधा सीधा है कि कुछ फैसले उन्होंने जल्दी करने हैं और उसमें एग्रेशन होगा, और कुछ फैसले वो अपना टाइम लेंगे। तो आई थिंक उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बड़ी पॉजिटिव थी, आई बिलीव। और जैसे मैं रमीज भाई को जानता हूँ, उनके साथ खेला हुआ हूँ, एंड आई थिंक जो उन्होंने कोचेस को भी लेके आए हैं वो सिर्फ उनके माइंडसेट से लेके आए हैं। सर ये जो कोचेस के हवाले से उन्होंने फैसला लिया है मुश्ताक साहब, मैथ्यू हेडन तो समझ आता है, लेकिन सर वार्नर फिलेंडर को क्यों कोच लगाया गया है, जिनका रिकॉर्ड अगर देखा जाए सर टेस्ट क्रिकेट का है, वो बहुत जारहाना बॉलर भी नहीं रहे हैं। टेस्ट के खिलाड़ी को T20 क्रिकेट के लिए कोचिंग के लिए लाना कैसा फैसला है मुश्ताक साहब? आई थिंक ये आपका पॉइंट ठीक है कि वो टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने बहुत सारी विकेटें ली हुई हैं, मगर एक चीज बात याद रखिएगा कि ये बेसिक्स क्रिकेट में जिस बंदे की बेसिक्स तगड़ी होती है ना, वो बंदा बहुत ज्यादा सूटेबल होता है। वो चाहे 2020 क्रिकेट हो, चाहे वो 50 ओवर हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो। इस फर्नांडा जो है वो उसकी सबसे बड़ी जो खूबी होगी ना, वो जो लड़कों को सिखा सकेगा, वो बेसिक्स के ऊपर सिखा सकेगा। और यकीन मानिए जिस क्रिकेटर की बेसिक्स तगड़ी होती है ना, वो किसी भी फॉर्मेट में जाके सक्सेसफुल हो सकता है। सर इन सलाहियतों का हामिल पाकिस्तान में कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं था जिसे कोच लगाया जा सकता सर? नहीं, बहुत ज्यादा है। आज जिस तरह रमीज भाई ने अपने इंटरव्यू, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि वो अब कंसेंसस के साथ
अपने जितने भी वो कलीग्स उनके साथ खेले हुए हैं, जिनको वो समझते हैं कि उनकी वैल्यू है क्रिकेट में और वो क्रिकेट को जानते हैं, आई थिंक ही विल मीट देम और उनको मिलके फिर उनके मशवरे करके उनसे फिर फैसले करेंगे। अभी तो आई थिंक दे आर जस्ट फॉर द वर्ल्ड कप, और वर्ल्ड कप के अंदर क्योंकि बहुत जल्दी हमें डिसीजन लेना था, तो आई थिंक इसलिए उन्होंने इन दोनों को रखा है, और इससे पता भी चल जाएगा कि कैन दे एक्चुअली वर्क विद पाकिस्तान क्रिकेट टीम फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और नॉट। मुश्ताक साहब, सर 1-1.5 महीने के लिए या मैचेस से अब सिर्फ 20 दिन पहले लेकर आना किसी कोच को, आपको ये समझ आता है फैसला सर? वो प्लेयर की साइकी को किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे समझेंगे? जो दीगर प्लेयर्स की आप बात कर रहे हैं, आप समेत बहुत सारे लोग हैं, उनको लगा देते सर? नहीं, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो माइंडसेट अपना बताना चाह रहे हैं ना, वो फॉरेनर कोचेस की तरफ जाना चाह रहे हैं, कंसल्टेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं, और उसके लिए वो चाह रहे हैं कि जिस ब्रांड क्रिकेट जो इंटरनेशनल ब्रांड चल रहा है, तो शायद कोचेस जो इंटरनेशनली आएंगे वो उस ब्रांड को पाकिस्तान टीम के अंदर जितने भी लड़के हैं उनके अंदर इंडल्ज करने के लिए उनका माइंडसेट जरूरी है। और ये जो बात आप कह रही है ना, इसके लिए एक पाकिस्तानी कोच होने का बहुत जरूरी है बीच में, जिसकी मैनेजमेंट में स्किल अच्छी हो, जो he can be a bridge between the players and the coaches. So I think you need local sources, you need a local person who have the ability to express their point of view and the players' point of view. So one guy we need that जो bridge हो between players and coaches. बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक अहमद साहब। के हवाले से टीम सिलेक्शन के हवाले से भी बड़ी तनकीद हो रही थी, लेकिन उसके हवाले से भी रमीज़ राजा साहब ने बड़ा क्लियरली, बड़ा वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, कल मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।